दर्शकों नमस्कार, सादर प्रणाम। आपका वेस्टर्न लीगल इंडिया एलएलपी के यूट्यूब चैनल हिंदी में स्वागत है। जैसा कि पूर्व में मैंने आपसे फैक्ट्स या तथ्य के इंटरप्रिटेशन स्पष्टीकरण क्लास के विषय में बात की, जो सेक्शन 3 सब क्लास 3 में जिसका वर्णन है। मैं अभी सेक्शंस पे विशेष कर नहीं बात करना चाहता हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा उसका संदर्भ देना आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि मैं अपना विचार जो आपको मैं कहना चाहता हूँ वो आरंभ करूँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा ध्येय, मेरा ऑब्जेक्टिव अपने तमाम नौजवान साथियों, साथी अधिवक्ता एवं नौजवान अधिवक्ता एवं लॉ स्टूडेंट्स यानी कानून के छात्र एवं सभी देश के नागरिकों के विषय में, नागरिकों को अपने इस अनुभवों को मैं बांटना चाहता हूँ। और जैसा कि मैं रिपीटेडली बार बार ये कहता रहा हूँ कि इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को उसको शब्दों में जो एक्ट में लिखा है पूरी तौर से समझ पाना थोड़ा दुर्लभ है। इसीलिए मेरी ये यात्रा टेक्सचुअल टू कंसेप्चुअल टू प्रैक्टिकल में मैं इसको लाना चाहता हूँ। यानी एक्ट के, कानून के शाब्दिक अर्थों से आपको वैचारिक अर्थों में एवं व्यवहारिक अर्थ के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। ये बात पूर्व के वीडियोस के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये जान गए होंगे कि फैक्ट्स किसे कहते हैं, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। आज मैं आपको एक मुकदमा जो मैंने आज से 35 वर्ष पूर्व किया था, जो न्यायालय ने हमारे पक्ष में निर्णय भी दिया एवं अभियोजन पक्ष को के विषय में अभियोजन पक्ष के खिलाफ उस निर्णय को हमारे पक्ष में दिया और न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को निरस्त कर दिया और हमारे मुल्जिम को निर्दोष घोषित किया। इससे पहले कि मैं केस शुरू करूं, मेरी आपसे एक विनम्र सलाह है मेरे नौजवान वकील साथियों कि यदि कोई क्लाइंट आपके पास कोई मुकदमा लाए तो आप उससे कभी मत पूछिएगा कि क्या ये अपराध आपने किया है या आपके खिलाफ आरोप झूठे हैं। यदि उसने आपको अपना वकील जानकर सच बात बता दी कि हाँ मुझसे ये अपराध हुआ है, इस अपराध को मैंने किया है, तो आप एज ए अधिवक्ता, एज ए लॉयर, आपका दिमाग प्रेजुडिस हो जाएगा और फिर आप उस मुकदमे को कभी भी बचाव की प्रक्रिया में ले जाने के लिए अपनी पूर्ण क्षमता से नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए कि एक बेसिक मोरालिटी आपके दिमाग में बचपने से लेके आज तक हर व्यक्ति के जो इस सृष्टि में पैदा हुआ है, एक बेसिक मोरालिटी, एक बेसिक ईमानदारी का अनुभव उसने जीवन में किया है। अर्थात मेरा निवेदन है कि कभी भी क्लाइंट से आप ये बात नहीं पूछेंगे कि क्या ये अपराध आपने किया है या नहीं किया है। अब चूंकि मैं फैक्ट्स या तथ्यों की बात कर रहा था, तो आज मैं जिस मुकदमे का निस्तारण मेरे द्वारा वकालत के माध्यम से उस आरोपी को डिफेंड करने के माध्यम से वो मुकदमा तय हुआ, उसकी मैं आपको मिसाल देकर फैक्ट्स, तथ्यों के बारे में बताना चाहूँगा। आज से 35 या 32 वर्ष पूर्व मेरे पास एक मुकदमा आया जिसमें कि आरोपी के खिलाफ ये इल्ज़ाम था कि उसने एक महिला के स्तन को पकड़ा है और इस आधार पर उसको अरेस्ट किया गया। पुलिस ने जांच की, जांच में पुलिस को
उस शिकायतकर्ता यानी उस अमुक महिला के द्वारा दिया गया बयान पुलिस को जांच में लगा कि ये सत्य है, अर्थात पुलिस ने अनुसंधान या इन्वेस्टिगेशन के बाद न्यायालय में चार्जशीट फाइल की। जब आरोप पत्र, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो न्यायालय के समक्ष फाइल हुआ, हमारे मुलजिम को कुछ दिन जेल में रहने के बाद न्यायालय ने जमानत पे उसको छोड़ दिया जब तक कि फैसला अंतिम ना हो जाए, जो कि एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की एक प्रक्रिया है कि जमानत के बाद वह मुलजिम बाहर रह सकता है जब तक कि उसको दोषी न्यायालय करार न दे। अर्थात उस व्यक्ति, वो बिहार का रहने वाला था और ये घटना ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में एक एक्सपोर्ट्स की फैक्ट्री थी, उसमें ये घटना घटी। शिकायतकर्ता या प्रोसिक्यूट्रिक्स वहाँ पे एक सीनियर कटर के पद पे कार्यरत थी। उसका पद बड़ा था और जो आरोपी था वो छोटे पद पर कार्य कर रहा था। आरोपी की ड्यूटी उस फैक्ट्री में ये थी कि वह लकड़ी के गुटके होते हैं, उससे वो कलर में डिबो करके और उनकी छपाई करता था। महिला ने अपनी शिकायत में जो बात कही उसको मैं आपके समक्ष रिप्रोड्यूस करना चाहता हूँ। महिला ने उस आरोपी को, जिसकी मैं वकालत कर रहा था, उसके विषय में यह आरोप लगाया कि एक विशेष टाइम पे जबकि वो रंग से कपड़े को कलर कर रहा था, चूँकि शिकायतकर्ता एक सीनियर पद पर थी, वो डिज़ाइनर भी थी, कटर भी थी, जब वो उसकी टेबल के पास गई तो जहाँ पर वो अपने कपड़े को टेबल पर बिछाए छाप रहा था, डिज़ाइन बना रहा था, उसने अपने वही कपड़े हाथों में जो रंग लगा हुआ था, उसी परिस्थिति में उस महिला के बूब्स को, उनके स्तन को वायलेट किया। यह आरोप उस महिला का था। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने उस शिकायतकर्ता अर्थात महिला द्वारा पहने हुए कपड़े को भी सीज किया, जो कि परिस्थिति वश एक महत्वपूर्ण साक्ष्य था और जो आवश्यक कार्रवाई 178 सीआरपीसी में होती है, जांच की, वो पुलिस ने की और उसके बाद में न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। न्यायालय ने उस मुलजिम को समन किया और समन करने के बाद न्यायालय ने संज्ञान लिया और आरोप तय हुए। वो विभिन्न धाराओं में सेक्शन 354, जो कि एक विशेष सेक्शन था, जो आरोपी के कृत्यों के आधार पर ये सेक्शन में 4 आरोप लगाए गए, आरोप तय किए गए। आप प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि जब न्यायालय में आरोप तय कर दिए जाते हैं उसके बाद में गवाह को न्यायालय बुलाती है ताकि वो अपने द्वारा की गई शिकायत को न्यायालय के समक्ष दोबारा बताए। इसको हम एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं, जो एविडेंस एक्ट की धारा 137 में आती है। जब वो अपने बयान को अदालत में बता देती है, फिर आरोपी को यह अधिकार होता है या उसके वकील को कि वो उस शिकायतकर्ता से सवाल पूछे। सवाल पूछने को क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, या हिंदी में जिरा भी कहते हैं। उपयुक्त शब्द आप तय कर सकते हैं, आप जिरा कहना चाहते हैं या क्रॉस एग्जामिनेशन कहना चाहते हैं। अब एज ए अधिवक्ता मैं आपसे अब यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि इस शिकायत में मूल बिंदु यानी कि फैक्ट इशू ये था कि आरोपी ने महिला के स्तन को पकड़ा, जो कि एक अपराध है। ये फैक्ट इन इशू था। उससे तत्संबंधित शब्द को हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की भाषा में रेलेवेंट फैक्ट कहते हैं या कनेक्टेड फैक्ट भी कहते हैं, संबंधित तथ्य भी कहते हैं। दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा और आप भी इसको बात को सोच सकते होंगे कि चूंकि आरोपी के हाथ में रंग लगा हुआ था उसकी उंगलियों में, अर्थात उस शिकायतकर्ता द्वारा पहना हुआ कपड़ा भी रेलेवेंट फैक्ट था, तत्संबंधित
तथ्य था। अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नियमों के अनुसार, नियमों के अनुकूल जब कोई भी शिकायतकर्ता किसी विषय में कोई शिकायत करता है तो ये आवश्यक है कि उसके द्वारा कही गई बात, उसके द्वारा दिया गया बयान उन रेलेवेंट फैक्ट से सीधे सीधे संबंधित होना चाहिए और वो रेलेवेंट फैक्ट, वो संबंधित तथ्य उसकी बात को पूर्णतया सपोर्ट करते हों। उन तथ्य संबंधित तथ्य जो हैं उसके द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार होने चाहिए, उसके विपरीत नहीं होने चाहिए। ये एक नियम है जिसको हम ये कहते हैं रेलेवेंट फैक्ट्स। सो इस कंप्लेंट में, इस शिकायत में फैक्ट इन इशू यानी मूल तथ्य ये था कि आरोपी द्वारा उस महिला के स्तनों को पकड़ना, या जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो ज़्यादा उचित होगा कहना, टू वायलेट द चैस्टिटी ऑफ द वुमेन। अर्थात जब उस महिला ने अपने द्वारा दिए गए पुलिस के बयान को न्यायालय के समक्ष दोहराते हुए अपने साक्ष्य, अपनी गवाही दी और वो रिकॉर्ड हो गई, न्यायालय द्वारा वो दर्ज कर ली गई, तो मुझको ये मौका दिया गया कि अब आप उनसे सवाल पूछें। मैंने महिला से, आप, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, अन्यथा आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। मैंने उस शिकायतकर्ता महिला से बहुत विनम्रता से कुछ प्रश्न किए। अपने नौजवान साथियों से भी ये बात कहना चाहूँगा कि ये ऐसे केसेस जहाँ पे महिला शिकायतकर्ता होती है, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। अब तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुछ ऐसे परिवर्तन भी किए गए हैं कि आप कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो महिला शिकायतकर्ता से नहीं पूछ सकते हैं, जो आगे हम आपको बताएंगे, और सीआरपीसी में भी इस विषय में कुछ उपयुक्त उपाय किए गए हैं। अब हमारे सामने बचाव के वकील के स्थिति में मेरे सामने दो बातें थी। एक तो ये कि जो वो बयान दे रही है कि इस आरोपी ने मेरे स्तनों को पकड़ा, तो वो मेरे क्रॉस एग्जामिनेशन से, मेरे जेरा से ये इस बात से मुकरने वाली तो नहीं थी। अगर मैं ये कहता कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं अपनी सजेशन देता, तो वो फिर ये कहती कि नहीं आप वकील साहब आप गलत कह रहे हैं, ये घटना मेरे साथ घटी और आरोपी ने ऐसे ही किया। अब मेरे पास चारा केवल एक ही बचा था कि जो मैं रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, संबंधित तथ्य हैं, उन तथ्यों को महिला के बयान के विपरीत न्यायालय के समक्ष साबित कर दूं। अब मैंने बहुत ही गंभीरता से इस विषय में विचारा, फाइल भी पढ़ी। जिस समय मैं आपको आपके सामने वो प्रश्न भी रख रहा हूं जो मैंने उस समय शिकायतकर्ता से पूछा था। मैंने उस शिकायतकर्ता से कहा, मैंने कहा मैडम, ये जो आरोपी, जब इसने आपको, आपके साथ ये अपराध किया, तो ये आमने सामने से किया या पीछे से आकर किया? महिला ने कहा नहीं, ये आमने सामने आया और मुझे लग रहा था कि ये मेरे मातहत काम करता है। मैं वहाँ खड़े होकर उससे पूछ रही थी कि तुम्हारी प्रिंटिंग में क्या क्या दोष है, कैसे तुम कर रहे हो। वह अचानक ये अपनी सीट से खड़ा हुआ और इसने ऐसे ही इसी परिस्थिति में हमारे स्तनों को पकड़ा। मैंने उसको रेसिस्ट किया, मैंने उसको डांटा और शोर भी मचाया, लेकिन चूंकि हम वहाँ पर वही अपराधी जो मैं था, तो मैं तुरंत ही पुलिस स्टेशन गई और मैंने ये शिकायत दर्ज कराई। और ये महिला ने ये बात कही थी कि पुलिस ने हमारे कपड़े भी उस समय सीज किए हैं, यानी कपड़े को कब्जे में लिया है बतौर साक्ष्य। अब हमको एज ए लॉयर इस साक्ष्य को, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको समझना कि इस साक्ष्य को उसके बयानों के विपरीत न्यायालय के समक्ष साबित करना था। ये बात मैंने महिला से कहा कि आपको अच्छी तरह से ध्यान है कि ये व्यक्ति ने आपके सामने आपसे जो अपराध किया वो ठीक आपके सामने खड़े होकर किया? महिला ने कहा जी। मैंने कहा आप दोनों आमने सामने खड़ी थी? महिला ने कहा जी। और किस तरह से किया?
उसको मैंने इशारे में बताया, उसने कहा हाँ इस तरह से किया। फिर मैंने न्यायालय से ये प्रार्थना की कि जज साहब, जो कपड़ा पुलिस ने सीज किया है, जो रिकवर किया है बतौर साक्ष्य, वो बंडल पुलिस द्वारा उस पर एक सील लगी होती है, वो कपड़ा खोल के दिखाया जाए। फिर महिला ने से मैंने ये प्रश्न किया कि ये वही कपड़ा है जो आपसे पुलिस ने संग्रहित किया था? उसने कहा जी, ये वही कपड़ा है जो मैं उस समय पहने हुए थी जब इस व्यक्ति ने अपराध मेरे साथ किया। अब यहाँ पर मैंने महिला से ये बात न्यायालय के समक्ष बतौर साक्ष्य कहलवा ली कि ये कपड़ा वही है जो मैं पहने हुए थी, और पुलिस ने यही कपड़ा हमारे से रिकवर किया, सीज किया। और इस रिकवरी, जब पुलिस किसी भी प्रकार की कोई सीजर बनाती है, किसी चीज को अपने कब्जे में लेती है, तो एक मीमो तैयार करती है, उसको सीजर मीमो कहते हैं। जो व्यक्ति शिकायत करता होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं, अनुसंधान अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसके भी उसके हस्ताक्षर होते हैं। यदि कोई वहां पर गवाह अवेलेबल है, साक्ष्य अवेलेबल है, तो पुलिस उनके भी दस्तखत कराती है। परंतु ये अपराध एक बहुत ही अनैतिक अपराध था, और ऐसे अवसरों पर अधिकतर कोई साक्ष्य नहीं होते हैं। इसलिए इस तरह का अपराध करने वाले सदैव जब भी इस तरह का अपराध करते हैं, ऐसा समाज में देखा गया है जबकि विक्टिम या शिकायतकर्ता के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, अर्थात उस सीजर मेमो पे उस शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर थे और अनुसंधान अधिकारी के हस्ताक्षर थे। अनुसंधान अधिकारी एक महिला ऑफिसर थी। ये मामला पुलिस स्टेशन कालका जी का था। अब मैंने उसे ये प्रश्न जब पूछ लिया था पहले ही कि ये आरोपी आपके आमने सामने था, तो प्रिय दर्शकों, जब मैंने उस जंपर को देखा तो उसमें ये अंगूठे के निशान बाहर थे। प्रिय दर्शकों, आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह की कृति या अपराध करेगा तो उसके, चूंकि महिला ने ये बात अपने शिकायत में कही थी और ये बात तथ्यात्मक रूप से एडमिटेड भी थी कि आरोपी एक रंग का काम करने वाला व्यक्ति था, छपाई का काम करने वाला व्यक्ति था। ये तथ्य भी डिस्प्यूटेड नहीं था आरोपी द्वारा कि वो उस समय, जिस समय ये अपराध उसने किया, तो उसके हाथों में वह रंग लगा हुआ था, उसकी उंगलियों में, और वही निशान उस महिला द्वारा पहने हुए कपड़ों पर बने हुए थे। परंतु मैंने जो नोटिस किया, जो मैंने ध्यान किया कि वो उसमें ये अंगूठे दोनों बाहर हैं, जबकि महिला ये कह रही थी कि इस आरोपी ने आमने सामने आकर मेरे स्तनों को पकड़ा या छुआ, जो भी आप सरलता से समझ सकें। तो मैं आपको प्रिय दर्शकों, अपने नौजवान साथियों, अधिवक्ताओं को ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने ये कहा कि मैडम, आप ये बात मान चुकी हैं कि आरोपी ने आमने सामने आके आपके स्तनों को पकड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने उसमें देखा कि ये अंगूठे के निशान अंदर नहीं थे, जो कि स्वाभाविक रूप से ये जो परिस्थितिवश साक्ष्य था, इसके अंदर ये असंभव है कि कोई व्यक्ति किसी महिला के स्तनों को पकड़े और उसके हाथ में रंग लगा हो और उसके अंगूठे के निशान बाहर हों। इस आधार पर, क्योंकि वो बार बार उसने ये कहा कि नहीं ये वही व्यक्ति है और ये वही निशान है, तब मैंने उसको एक सलाह दी जो डिफेंस के लॉयर्स देते हैं कि मैडम, आपने स्वयं अपनी उंगलियों में रंग लगाकर इस आरोपी को झूठा फंसाने की नियत से अपने जंपर पे यौन निशान बना लिए हैं। आज जब वो महिला या कोई अमुक व्यक्ति अपने छातियों पर इस तरह से निशान बनाएगा तो ये अंगूठे के निशान बाहर होंगे, अंदर नहीं होंगे। इस पे न्यायालय ने अवधारणा तय की कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो सत्य है और आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। चूंकि न्यायालय ने ये अपने निर्णय में लिखा कि ये संभव ही नहीं है कि अगर आरोपी आमने सामने से महिला के स्तनों को वायलेट करता है, छूता है, तो ये अंगूठे के निशान अंदर ना हो, जो संभव ही नहीं है। तो हमको अपने नौजवान साथियों को ये बात कहनी है कि जब भी आपके समक्ष कोई शिकायत आए
जब मैंने भी इसी प्रकार से इस शिकायत में फैक्ट इन इशू यानी जो डिस्प्यूटेड जो फैक्ट जो आरोप का फैक्ट था, आरोप का तथ्य था कि आरोपी द्वारा उसके स्तनों को सामने से पकड़ा जाना। रेलेवेंट फैक्ट ये था कि सामने से पकड़े जाने पर अंगूठे के निशान अंदर होंगे, बाहर नहीं होंगे, और ये रेलेवेंट फैक्ट उसकी शिकायत के अनुरूप नहीं था, ये शिकायत के विपरीत था। अर्थात ये मैंने आज प्रिय दर्शकों आपको ये अपने मुकदमे का उदाहरण देकर के इसलिए समझाया कि जो परिस्थिति संगत साक्ष्य हैं वो बहुत आवश्यक हैं और आपको उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए पुलिस द्वारा फाइल किए गए आरोप पत्र में। और फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि किन किन प्रश्नों से आप उन रेलेवेंट फैक्ट्स को, परिस्थिति संगत साक्ष्य को उसके विपरीत आप लाकर न्यायालय में साबित कर सकते हैं। अब आपको मैं साक्ष्य की प्रक्रिया में एक बात और बताना चाहूंगा कि नियम यह है, कानून यह है कि आप क्या फैक्ट इन इशू जो कि मामला है, जो आरोप है, उससे और अंत तक जो कड़ी बनती है उसमें कोई भी कड़ी ऐसी न हो जो झूठी हो और आरोप के विपरीत जाती हो। यदि ऐसा होगा तो न्यायालय आपको दोष मुक्त कर देगी। अर्थात आपका प्रयास ये होना चाहिए कि जो शिकायतकर्ता मौखिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है और जिस फैक्ट्स पे वो अटल है, उससे आपकी जिला में आपको कोई अधिक दबाव के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उसमें आपको जज भी आपसे कहेगा कि आप उस बात पे क्यों जोर दे रहे हैं जिसको वो साफ साफ कह रही है कि ऐसी घटना हुई। आपको ध्यान देना है उससे तथ्य संबंधित साक्ष्यों के ऊपर और उसी के ऊपर साक्ष्य के नियमों के अनुसार आपको अपना क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। और आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन में आपका प्रयास ये होना चाहिए कि जो उसके जवाब आए वो जवाब उसके पूर्व में दिए गए बयान, जिसे हम एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं, उसके विपरीत साबित हो जाएं। और ऐसा करने पर न्यायालय आपके आरोपी को दोष मुक्त करेगी यदि आपने ध्यान से भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नियमों को गहन रूप से समझा, जाना। और ये मेरी अपनी कठिनाइयाँ नहीं अपने पेशे में, अपने प्रोफेशन में, कि हम पहले उसको टेक्चुअल ही पढ़ा करते थे। अर्थात आज मेरा इन वीडियोस के माध्यम से आप लोगों तक मेरा ध्येय ये है कि आप टेक्चुअल से कंसेप्चुअल और कंसेप्चुअल से प्रैक्टिकल रूप में इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम को समझ लें। फिर आपको भविष्य में ट्रायल में, किसी प्रकार के ट्रायल में भी, चाहे वो सिविल केस का ट्रायल हो या क्रिमिनल केस का ट्रायल हो, किसी भी प्रकार का ट्रायल हो, सदैव आपको अपनी निपुणता एवं अपनी वकालत के गहन अनुभवों का लाभ अवश्य मिलेगा। आज के वीडियो में बस मैं इतना ही आपको कहना चाह रहा हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। मेरा फिर आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। और जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया है कि मैं अभी पूरी एविडेंस एक्ट की किताब समाप्त करने के बाद जो मैं आपको इसे व्यवहारिक बनाकर बता रहा हूँ, इसको मैं टेक्सचुअल भी समझाऊंगा और साथ में केस लॉ भी बताऊंगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल या व्यवहारिकता पे, कंसेप्चुअल यानी वैचारिकता पे इसको बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में टेक्सचुअली समझने में, शाब्दिक रूप से समझने में आसानी हो। धन्यवाद। जय हिंद। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।